नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के 8वां पाठ। वैसे ये अंतिम पाठ है। भारतीय राजनीति नए बदलाव। पॉलिटिकल साइंस के जो 15 पाठ हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय राजनीति, उन पाठों में आज ये अंतिम पाठ 15वां पाठ है। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 7-8 दिन पड़े हैं। 21 मार्च को आपका पेपर है, तो उसके यदि आप रिवीजन के लिए इनको उपयोग करें तो ये बहुत अच्छे आपके लिए सहायक हो सकते हैं। आप इनको 2 या 3 बार ऑडियो क्लास के रूप में सुन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा रूप प्रचलित है? भारत में दलीय व्यवस्था का बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, लेकिन जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है? बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि यहाँ पे कमज़ोर और अस्थिर सरकारें होती है। तो ऑप्शन ए इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। भारत में गठबंधन की राजनीति के युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में गठबंधन की राजनीति जो है वो 89 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसको कोalition पार्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनता दल का गठन कब हुआ था? जनता दल का गठन 1977 में हुआ था। राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल मुख्य दल कौन सा था? तो राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल मुख्य दल जो है वो जनता दल ही था। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में बनी थी। राजग का मुख्य दल कौन सा है? तो राजग का मुख्य दल जो है वो भाजपा है। इसे हम एनडीए भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसका नाम एनडीए भी है और इसको हम राजग भी कहते हैं। इसका मुख्य घटक जो है वो भाजपा है। अगला है, सप्रंग का मुख्य दल कौन सा है? तो ये कांग्रेस है। इसे इंग्लिश में यूपीए कहा जाता है। तो सप्रंग का मुख्य दल है कांग्रेस और राजग भाजपा यानी कि एनडीए बीजेपी के गठबंधन का नाम है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को मंडल आयोग जो अन्य पिछड़ा आयोग से संबंधित है, अन्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशें इसने की थी आरक्षण के लिए। तो इन सिफारिशों को वीपी सिंह ने लागू किया था। बसपा के संस्थापक कौन है? वर्तमान में बसपा की सुप्रीमो मायावती है, लेकिन बसपा के जो संस्थापक हैं वो काशीराम थे। शाहबानो मामला किस वर्ष से संबंधित है? शाहबानो मामला 1985 में सामने आया था। ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और गुजारा भत्ता से लेकर के जुड़ा हुआ था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? देखो, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, कांग्रेस को है ही, भाजपा को है ही, लेकिन शिवसेना को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली? तो भाजपा को 303 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आए? भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए थे 1980 के दशक में। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या की थी। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। गठबंधन सरकारों में सबसे बड़ी भूमिका किस पार्टी ने निभाई? तो क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी गठबंधन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? वर्ष 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया? भाजपा और वाम मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारों को समर्थन दिया था। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह जो है वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह ने जो है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया था। संयुक्त मोर्चा की सरकार का समर्थन किसने किया था? कांग्रेस और वाम मोर्चे ने संयुक्त मोर्चे की सरकार का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, राजग यानी कि एनडीए का पूरा नाम लिखो। तो राजग का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राजग का गठन कब हुआ था? तो राजग का गठन 1998 में हुआ था। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री बने थे।
अगला है सप्रंग का पूरा नाम लिखो। सप्रंग यानी यूपीए, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है। अगला है सप्रंग का गठबंधन कब हुआ, तो ये 2004 में हुआ था और इसके जो प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह बने थे। मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या था? मंडल आयोग का वास्तविक नाम था दूसरा पिछड़ा आयोग। मंडल आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू की गई, तो मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू की गई थी। मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने से संबंधित मुख्य केस कौन सा है, तो ये इंदिरा साहनी केस है जो 1992 में हुआ था। बामसेफ का गठन कब हुआ, ये बामसेफ संगठन है, जैसे बामसेफ ही आगे चल करके जैसे बसपा का रूप लिया था, तो ये 1978 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था और इसके सुप्रीमो जो थे वो काशीराम थे। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ था। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द किसने गढ़ा, ये बी.डी. सावरकर का शब्द है। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उन्होंने दी थी। मुस्लिम महिला अधिनियम पास हुआ था 1986 में। बाबरी विध्वंस कब हुआ, बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। सिख विरोधी दंगे जो हैं 1984 में हुए थे। अगला प्रश्न है गुजरात दंगे कब हुए थे, तो गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे। उसी समय गोधरा कांड भी हुआ था 2002 में और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये गुजरात में दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है राजीव गांधी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री चुना गया, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो प्रधानमंत्री चुना गया था। कौन सा क्षेत्रीय दल हिंदी भाषा का विरोध करता है और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर है, तो ये हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विरोध करके जिसने अपनी सत्ता कायम की थी उस दल का नाम है डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो चाहे वह राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो उन सभी को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। 2014 और 19 में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो बीजेपी को 2014 और 19 में स्पष्ट बहुमत मिला। 2019 में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो 303 सीटें जो है वो भाजपा को प्राप्त हुई थी और 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कौन से चुनाव से मानी जाती है, तो ये 1989 के चुनाव से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति मानी जा सकती है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी और इसे कब लागू किया गया था, तो इसे 1990 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिश थी कि केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग को हम ओबीसी कहते हैं, उसको आरक्षण की सिफारिश मंडल आयोग ने की थी। राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार कौन मानता है, तो बसपा के जो सुप्रीमो काशीराम है वो राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते हैं। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल किस बातों पर बल देते हैं, तो राजनीतिक दल जो है वो विचारधारा के स्थान पे सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल देते हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्न है, ये 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, तो 4 नंबर हो गए 2 इंटू 2। गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकार की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होती है, इस बात के पक्ष में तर्क देना है। तो देखिए गठबंधन सरकारों में क्या होता है कि एक तो दल की तानाशाही जो होती है उसका डर नहीं रहता। गठबंधन सरकारें एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है जब किसी पार्टी को सही बहुमत प्राप्त नहीं हो। गठबंधन सरकारें अनेक दल अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का समन्वय प्रदान करती है। गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव आए, तो 1990 के दशक में 5 बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार और केंद्र में गठबंधन की राजनीतिक के दौर आरंभ हुआ। मंडल आयोग का मुद्दा छाया रहा, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक राजनीतिक उदय हुआ। नए आर्थिक सुधारों के लेकर सभी दलों में आम सहमति का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी का उदय और हिंदुत्व की राजनीति का प्रारंभ हुआ। राजीव गांधी की हत्या हुई और कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन आया। तो 1990 का दशक जो है ये बहुत ही खतरनाक दशक माना जाता है। भारतीय राजनीति में काफ़ी बड़े बदलाव उस दशक में आए थे। भारत में गठबंधन सरकारों के उदय के मुख्य कारण क्या रहे हैं, तो भारत में गठबंधन सरकारों के उदय के निम्नलिखित कारण रहे हैं। पहला तो ये कि गठबंधन सरकारों के उदय का पहला कारण ये था कि कांग्रेस के प्रभुत्व जो है वो समाप्त हो गया था।
कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों ने गठबंधन की नीति अपनाई। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। तो देखो, वर्तमान में राजनीतिक गठबंधन का आधार विचारधारा नहीं है बल्कि राजनीतिक हित है। जैसे किसी दल विशेष को चुनौती देना। 1977 में बने जनता दल का उद्देश्य था कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना, किसी दल को सत्ता प्राप्त करने से रोकना। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का उद्देश्य था कांग्रेस को और 96 में संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य था भाजपा को सत्ता में आने से रोकना। वर्तमान में भी कुछ राजनीतिक दल जो है वो अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाते वक्त विचारधारा को महत्व देते हैं। जैसे वाम मोर्चा ने भाजपा के साथ अभी तक कोई गठबंधन नहीं बनाया। कांग्रेस और भाजपा अधिकांश मुद्दों पर परस्पर विरोधी रहते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकारों के दोष बताओ। देखो, गठबंधन सरकारों का सबसे बड़ा दोष तो ये है कि गठबंधन सरकारों में सरकारें कमजोर और अस्थिर होती है, क्योंकि किसी भी दल के यदि हित पूर्ति नहीं होते हैं तो अपना समर्थन ले लेता है। इससे अवसरवादिता बढ़ती है, अनुत्तरदायित्व की प्रवृत्ति बढ़ती है, राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में अनिश्चितता और अस्पष्टता होती है। अगला प्रश्न है, 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे हैं, किन्हीं दो के परिणामों की चर्चा करो। तो 1990 के बाद देखो, प्रमुख गठबंधन जैसे संयुक्त मोर्चा 1989 में बना, राष्ट्रीय मोर्चा 1989 में बना, संयुक्त मोर्चा 1996 में बना, एनडीए 1998 में बना और यूपीए 2004 में बना। अब है राजग यानी कि एनडीए। इसका गठन 1998 में भाजपा और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के किया था और इस गठबंधन की सरकार 98 से 99 और 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी रही। यूपीए जो है वो 2004 में गठन हुआ था और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 2 बार इनकी सरकार बनी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने पक्ष में तर्क दीजिए। कांग्रेस का देखो, प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है लेकिन कांग्रेस का असर अभी भी कायम है। जैसे वर्तमान में भी कांग्रेस जो है वो दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस द्वारा निर्मित यूपीए 2004 से 14 तक सत्ता में रहा था। वर्तमान में कांग्रेस संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का मुद्दा क्या था, इसे समझाइए। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। इस परिणाम स्वरूप आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के मध्य एक संघर्ष चलने लगा और इस संघर्ष का नाम ही मंडल मुद्दा है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग को सविस्तार समझाइए। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधारने के लिए एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, जिसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके नाम पे इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। इन पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इस सिफारिश को लागू किया। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई और इसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। 1992 में इसे बिल्कुल सही ठहराया गया। अब प्रश्न है कि मंडल आयोग की जो सिफारिश लागू हुई उससे समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस पर देखो, पहला प्रभाव ये पड़ा कि पिछड़ा वर्ग की अपनी पहचान को लेकर के सजग हुआ, पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ। अनेक राजनीतिक दलों ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अपनी सहमति दी। पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और बसपा का भी उदय हुआ। एक नई सहमति का उदय, इसे समझाइए। यह वर्तमान में किन मामलों के लेकर राजनीतिक दलों के मध्य व्यापक सहमति है। तो देखिए, कड़े मुकाबले और व्यापक संघर्ष के बावजूद 4 ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सभी दलों के बीच में सहमति होती है। पहली, नई आर्थिक नीतियों पर सहमति। ज़्यादातर राजनीतिक दलों का विश्वास है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा, विश्व को एक आर्थिक शक्ति और विश्व में भारत जो है एक आर्थिक शक्ति बनेगा। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। लगभग सभी दल जो हैं वो पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के पक्ष में है
और सभी दल इनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका सभी दल स्वीकार करते हैं। इससे प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों का भेद कम हो रहा है और प्रांतीय दल सरकार में साझेदार बन रहे हैं। अगला है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल देना। सभी दल जो है वो विचारधारा की बजाय अपने हितों के लिए जो है वो राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं। अब इसमें मेल करना है कि सर्वानुमति की राजनीति, जाति आधारित दल, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत। तो देखिए इसमें जो सर्वानुमति की राजनीति है ये आर्थिक नीतियों पर सभी की सहमति है। जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार हुआ जाति आधारित दलों के पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय साहबानों केस में हुआ, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत गठबंधन सरकार में। तो ये चारों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था से ज़्यादा उपयुक्त है। इसके पक्ष में तर्क देने हैं। भारत में अनेक लोगों का मानना है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह भारत में द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसका कारण है कि बहुदलीय व्यवस्था के कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व होता है। बहुदलीय व्यवस्था मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प देती है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं होता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही खत्म होती है और बहुदलीय व्यवस्था से व्यवस्थापिका में अनेक विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इस प्रकार ये जो पॉलिटिकल साइंस का अपने अंतिम पार्ट था ये पार्ट आज पूरा हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बाकी पेपर अच्छे हुए हैं उसी क्रम में आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत अच्छा होगा। और आप यदि ये जो 15 लेसन है शायद मैक्सिमम ये 20 मिनट का एक लेसन है, तो यदि आप एक पार्ट को 2 या 3 बार रिवीजन करोगे तो मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेसन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और यदि इसे और अच्छी तरीके से कुछ इसमें किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।